साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ से ओमन से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। साथियों एज़ यूजुअल संडे है, आज वक़फ़ की बात करते हैं। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम बना के भेजा, ये उसका एहसान करम हम पर है। साथियों वक़फ़ की बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिलीजियस बात करना चाहूँगा। माफ़ करना, मैं कोई रिलीजियस लीडर नहीं है, ना ही मैं रिलीजियस रहनुमा है, लेकिन जितना मेरा अपना इल्म है, जितना मेरा नॉलेज है, वो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था मैं। जिस तरह से हमारे इस्लाम के अंदर 5 फंडामेंटल पिलर जो है, जैसे कि कलमा, तौहीद, नमाज, हज, ज़कात, रोज़ा फ़र्ज़ है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अपना ऐसा मानना है कि वक़फ़ की जो प्रॉपर्टी होती है, यह प्रॉपर्टी अल्लाह की होती है, अल्लाह की जागीर होती है। वो कैसे? जब तक के कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी का मालकी हक अपने से अल्लाह के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करता, तब तक के वो प्रॉपर्टी अल्लाह की नहीं होती है, वक़फ़ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर वक़फ़ की प्रॉपर्टी हम कहते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह की मिल्कियत है। अब अगर अल्लाह की मिल्कियत है तो जैसे हमारे 5 जो पिलर हमारे हैं, बिल्कुल ईमान पक्का फाउंडेशंस, तो वैसे अल्लाह की प्रॉपर्टी को बचाने का क्या मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़, सुन्नत, नफिल, जिसमें भी आपको इसको कैटेगरी में बिठाना है वो आप बिठा लीजिएगा, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। मुझे पता है मस्जिद के अंदर से अगर चप्पल चोरी होती है ना, तो चोर को हम मारते हैं। क्यों? या तो वो चोर है इसलिए, या तो वो मस्जिद से चोरी किया है ना। मारते हैं कि नहीं मारते दोस्तों? मैंने देखा अपने आंखों से मारते हैं। तो वक़फ़ की प्रॉपर्टी हमारी नज़रों के सामने वक़फ़ से निकाल कर बेची जा रही है, ट्रांसफ़र की जा रही है, एलिनेट की जा रही है, और हम चुपचाप बैठे हैं। क्या हमारा हक नहीं बनता है? अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? अगर तुम्हारे नॉलेज में कोई चीज़ आ गई है तो क्या आप आंसरेबल नहीं अल्लाह ताला को? सोचिए ज़रा, सोचिए। दूसरी बात दोस्तों, एक आयत है, अरातल्लज़ी यकज़्ज़ुबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीमा वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। दोस्तों पूरी बात में पढ़ूँ, मतलब आप पढ़ लीजिए, आपको पता ही है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमें मैसेज दिया है, जो मैं समझ रहा हूँ कि गरीबों की और मिस्किनों की अगर आप जायदाद को लूटोगे, खाओगे, उसके ऊपर मज़ा करोगे, तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी इबादत, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारा ज़कात, तुम्हारा हज, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी, तुम्हारा झब्बा कोई कबूल नहीं होगा। मेरा अपना मानना है। यह आयत को पढ़ो, यह आयत को समझो। साथियों, गुनाहगार हर इंसान होता है, क्योंकि वो शैतान इस दुनिया के अंदर अपना काम करता है, तो गलतियाँ होती है, गुनाह होते हैं, लेकिन समझदार वो होता है कि अपने गुनाह से, गलतियों से माफ़ कर ले। मैं आप लोगों को सबको गवाह रखते अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की, गलतियों की दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल करे, आमीन। साथियों चलो बात करते हैं। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना। ए मुसलमान सुन, मुसलमान सुन, मैं तुझे कह रहा हूँ, तेरे अमल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं, मुश्किल आसान होना। पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी है मुस्लिम, तू जो समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बेच कौन रहा है? हम मुसलमान लोग। जानने के बाद में भी, नॉलेज होने के बाद में भी, क्यों सिर्फ अमीर बनना है? किसके नज़र में अमीर बनना है आपको? देखो दोस्तों, अगर आप किसी की इज़्ज़त उसकी दौलत से कर रहे हो तो आपने उसका ईमान खो दिया है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कॉल था। तो जो लोग प्रॉपर्टी बेच के मालदार अमीर बनना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि इस्लाम के अंदर एक कभी नहीं कहा गया है कि गरीबों की, मिस्किनों की प्रॉपर्टी जायदाद बेचकर आप मालदार बनो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत वो मुसलमान जिसका ईमान मुकम्मिल है वो कभी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये सपोज कि भाई, अब हम आगे थोड़ा सा निकलते हैं कि भाई आरिफ ही क्यों बोल रहा है वक़फ़ के अंदर, आरिफ ही क्यों बोल रहा है, दूसरे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आरिफ ये समझ रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 19 जो हमको बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमको बोलने की आज़ादी है, लेकिन सच बोलो, पॉइंट पर बोलो। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 प्रोवाइड्स करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच विच इज़ द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन फ्रीली विदाउट एनी फियर थ्रू ओरल, रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक, ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रेस। ठीक है दोस्तों,
तो हमको ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे दिया है। पेन को उठाओ दोस्तों, ये इस पेन की ताकत को आप नहीं समझ रहे दोस्तों। इस पेन की ताकत को, कलम की ताकत को अगर जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, मुझे यकीन है एक रिवोल्यूशन आना है, वक़फ़ के अंदर भी एक रिवोल्यूशन आना है। और मेरी नीयत भी वही है, मेरी सोच भी वही है, मैं भी वही चाहता हूँ। अल्लाह मेरी नीयतों को मतलब कबूल करे दोस्तों। इस कलम को उठाओ, इस कलम में बहुत ताकत है। अच्छा, आर्टिकल 19 के बाद में आर्टिकल 10 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चलो, आर्टिकल 10 जो बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, इट कवर्स द ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स टू। तो हम जैसा आपके सामने मैं वीडियो बना के बात कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे को मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ रहा है, कवर हो रहा है। आप बोलो, लिखो, इलेक्ट्रॉनिक पे अपना मैसेज दो, पेपर के थ्रू अपना मैसेज दो, लिखना सीखो दोस्तों, लिखना सीखो। मुझे मालूम है आज की तारीख में जब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तो काफ़ी लोगों के अंदर एक तब्दीली आ गई है। लोग पहले पंचक्की में 50 लोग जा रहे थे, तो आज 100 लोग जाने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है, शुक्र अल्लाह ताला का कि लोगों को अपने हक़ का एहसास होने लगा है दोस्तों। लेकिन अपने हक़ को गलत इस्तेमाल ना करो। अगर पंचक्की में जा रहे हैं, वक़्फ़ बोर्ड में जा रहे हैं, कोई अधिकारी अगर आपसे बात सुनने से मतलब कि आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मुतमईन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप 500-500 किलोमीटर से आते हैं, आपको वक्त नहीं दिया जाता है, आपका पैसा खर्चा होता है, आपका वक्त खर्चा होता है, तकलीफ़ें होती है। उसके बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो डेफिनेटली एक इंसान होने के नाते आपको तकलीफ परेशानी तो होती ही होती है दोस्तों। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेने का। वक़्फ़ बोर्ड के जितने भी मुलाजिम है ना, वो मुलाजिम सेक्शन 101 के तहत, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था साथियों, फिर एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। सेक्शन 101 के तहत ये लोग सब गवर्नमेंट सर्वेंट के तरह ट्रीट किए जाते हैं। 101 में आपको क्या वक़्फ़ बोर्ड बताता है, मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 101 जो वक़्फ़ एक्ट के तहत है, वो क्या बोलता है? सर्वे कमिश्नर, मेंबर्स एंड ऑफिसर ऑफ द बोर्ड डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो इसके अंदर सेक्शन 101 का एक क्या बोलता है? द सर्वे कमिश्नर, मेंबर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मेंबर भी, हाँ, मेंबर ऑफ द बोर्ड, एवरी ऑफिसर, ठीक है, इसके अंदर सीओ भी आ जाता है, अकाउंटेंट भी, सब आ जाते हैं, ठीक है। एवरी ऑफिसर, एवरी ऑडिटर, द बोर्ड ऑफ द बोर्ड एंड एवरी अदर पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड टू डिस्चार्ज एनी ड्यूटीज इम्पोज ऑन हिम बाय दिस एक्ट और एनी रूल और ऑर्डर मेड देयर अंडर शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड के तहत, सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट किसको कहा जाता है? जो 101 वक़्फ़ एक्ट के तहत ये जो लोग जितने बताया ना मैंने, ये सेक्शन 101 का 1, 2 जो आपका है, एवरी मुतवल्ली, जितनी भी मुतवल्ली है ना दे आल्सो कवर्ड। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल ना उम्मीदी मत रखने का। अगर कोई सुन नहीं रहा है, सेक्शन 101 के तहत अगर चैरिटी कमिश्नर के जो तुम्हारे सर्वे कमिश्नर है, वक़्फ़ बोर्ड मेंबर है, ऑफिसर है, ठीक है, मुतवल्ली अगर है 101(2) क्या कहता है? एवरी मुतवल्ली ऑफ अ वक़्फ़, एवरी मेंबर ऑफ अ मैनेजिंग कमिटी वेदर कंस्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड और अंडर एनी डीड और एवरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एवरी पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस इन अ वक़्फ़ शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो दोस्तों, अगर आप इतनी मतलब के तकलीफ लेने के बाद में अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई परेशानी आपको हो रही है, फिक्र नहीं करने का दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। 101 के तहत इनके खिलाफ कंप्लेंट करो पुलिस स्टेशन में, एक बार कंप्लेंट करो, 2 बार करो, नहीं होती है 156 में कोर्ट से जाके प्राइवेट कंप्लेंट करो। अब प्राइवेट कंप्लेंट होने के बाद में तुम्हारे पास में क्या आ जाता है? फिर वो FIR की कॉपी आ जाती है। वो FIR की कॉपी आने के बाद में आप, है ना, क्या कर सकते हैं? ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर पैसों के बारे में अगर मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है, बाद में अगर इसके अंदर फंड का ट्रांसफ़र इधर से उधर हुआ है ना, ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये सब चीज़ अगर है तो आप ED में जाइएगा। अच्छा, अब सपोज़ के आपकी कंप्लेंट सुनी नहीं जा रही है, आप मतलब के FIR भी कर लिए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो, बस बिल्कुल टेंशन मत लो। कोर्ट में जाना है आपको अभी, है ना, कोर्ट में जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो आपके पास में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक और चीज़ है, लोक आयुक्त। सिंपल अपने मंत्रालय, बॉम्बे के अंदर मंत्रालय ऑफिस के सामने उनका ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहाँ पे जाने का, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है उनका एप्लीकेशन का, वो फॉर्मेट भर के दे देने का। फॉर्मेट में अंदर क्या चीज़ है? तुम कौन हो, यानी बेनिफिशियरी है आप वक़्फ़ एक्ट के तहत, आपको किसी के खिलाफ कंप्लेंट करने के, जो वक़्फ़ बोर्ड का ऑफिसर है, मेंबर है, CEO है, जो भी है, मुतवली है, वो
उनको कैसा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट कर रहे हो सेक्शन 101 के तहत, ठीक है, वो आ गया। बाद में आपकी कंप्लेंट करके आप सारे सपोर्टिंग लगा दो और लोकायुक्त के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दो। सादा 100 रुपये का खर्चा आता है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से, सामने वाला लग गया काम धंधे पे, है ना, ये चाहते हैं ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जाने के बाद में काफ़ी लोगों को नाउम्मीद और ये परेशानी होती है, तो कोई टेंशन मत लो सर। ये सब जो है पब्लिक सर्वेंट है, इनको काम धंधा लगाने के लिए आपके पास में पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस ताकत को पहचानो। जिस दिन इस ताकत को आप पहचान लोगे ना, मैं यकीन से कहता हूँ कि हम एक बड़ा रिवोल्यूशन इंशाअल्लाह ताला लाएंगे वक़्फ़ के अंदर, और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक और बात कर रहा था, ना रईस हूँ ना अमीर हूँ मैं, ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, ना मैं बादशाह ना वज़ीर हूँ। दर मुस्तफ़ा मेरी सल्तनत, उस सल्तनत का मैं फ़कीर हूँ दोस्तों। अल्लाह अकबर। साथियों दिखावा है दिखावा। मैं आज भी तुमको बता सकता हूँ कितने मौलाना जो नमाज पढ़ाते हैं, है ना, और वक़फ़ चोर, वक़फ़ माफिया है, उनसे कहना चाहूँगा कि गलतियाँ गुनाह होते हैं, इरेगुलरिटीज़ होती है, वक्त आ गया कर लो, वरना नाम लिख मेरे पास में, तुम तो नहीं, तुम्हारे बाप दादा से लेकर पूरी जन्म कुंडली है, ऐसा पेपर दिखाऊंगा मैं सबकी। ठीक है दोस्तों, चलो हम थोड़ा सा बात करते हैं वो कहाँ का तुम्हारा ये चिरागली कब्रस्तान शोलापुर की। मुझे पता चला है कि वक्फ बोर्ड ने भी हेयरिंग कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इजाज़त दो तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। लेट अस टॉक अबाउट द एनओसी विच हैज़ बीन इशूड बाय द वक्फ बोर्ड टू द कंसर्न पर्टिकुलर ट्रस्ट, है ना। जो एनओसी इशू हुई थी 2010 में, एनओसी इशू हुई थी, ठीक है। ये एनओसी का नंबर था, आउटवर्ड नंबर था 39-09/24/09, ठीक है सर। ये जेन्युइन एनओसी है और ऐसी डुप्लीकेट सेम आउटवर्ड नंबर की दूसरी एनओसी पेपर पे दिख रही है, फाइल में दिख रही है, ठीक है। दोनों के अंदर जगलेरी क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एनओसी का जो क्लॉज नंबर पहले 16 मैं आपको बताऊंगा, 16 ये जो ओरिजिनल है, जो जेन्युइन एनओसी है, इसके अंदर लिखा है द ट्रस्टीज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 36 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द सोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। माने कि 36 महीने के अंदर जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ऐसा ट्रस्टीज को वक्फ बोर्ड ने हिदायत दी थी, ठीक है। ये जो एनओसी थी, इसके बदले में जो दूसरी एनओसी निकली ना, डुप्लीकेट एनओसी या बोगस एनओसी, उसमें क्या हो गया है मैं बताता हूँ। वही 16 नंबर का पढ़ रहा हूँ फिर से। द ट्रस्टीज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 48 months, यानी कि क्या 36 महीने के बदले में इन्होंने 48 months कर दिया, 1 साल बढ़ा दिया, ठीक है। ओके, पकड़ी की चोरी, ठीक है। दोनों के सिग्नेचर सेम है, दोनों का डेट सेम है, दोनों के कंटेंट्स में मतलब कि जो जहाँ पर चेंजेस नहीं है उसके अलावा बाकी सब चेंज है। 15 नंबर में क्या है, द ओरिजिनल पढ़ रहा हूँ। द ट्रस्ट विल फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ द वकफ एंड द लैंड एंड द स्ट्रक्चर देयर ऑन आफ्टर डेवलपमेंट विल रिमेन इन द नेम ऑफ ट्रस्ट और वकफ एंड टाइटल विल नॉट बी चेंज इन एनी केस। डुप्लीकेट में क्या लिख रहे हैं लोग, द ट्रस्ट विल फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ द वकफ एंड प्रीवियस रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स देयर ऑन आफ्टर डिस्पोजल ऑफ यूनिट्स रिमेन इन द नेम ऑफ ट्रस्ट। माने के क्या पहले वाला, नया वाला नहीं। चोर साले, लुटेरे, लफंगे। और ये जो ट्रस्टीज है ना, मैं मिला हूं इन लोगों को, जानता हूं, दाढ़ी लगा के घूम रहे नालायक साले, बदतमीज। माफ करना मेरे को, मैं मतलब कि बहुत इमोशनली बात कर रहा हूं दोस्तों। क्या अधिकार है इन लोगों को ऐसा काम करने का। मेमरान, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने जो हियरिंग की, अगर आपके पास में ये सब नॉलेज में आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 420 फौजरी बन रही कि नहीं बन रही सर आपके इस केस के ऊपर। अगर नहीं बन रही तो मुझे पार्टी बनाओ, मैं कंप्लेंट करने को तैयार हूं सर ये केस के अंदर, इस नालायक लोगों को भेजने के लिए। इनको कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं हमारी वक्फ प्रॉपर्टी के साथ में इस तरह से काम करने का। चलो इसके बाद में दूसरी चीज बताता हूँ। इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज भी किया बॉस। ये इंडेक्स 2 जो होता है ना, सूची नंबर 2, सूची 2, ठीक है। इसका फाइल क्रमांक है 142/2017। 17 इसलिए बोल रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, मेरा वीडियो आप देख रहे हो। यूसुफ चावला केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
नो प्रॉपर्टी शाल बी ट्रांसफर, एलिनेट, इनकम्बर, एम आई राइट? यू शुड बी इनएक्ट कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने क्या किया है मालूम है क्या? ये फाइल क्रमांक 142/2017 के तहत 2,05,00,000 के अंदर ये प्रॉपर्टी एक्सिस बैंक को मॉर्गेज की गई साहब। ये उसका इंडेक्स 2 है सर ये, और ये प्रॉपर्टी है सर ये चिराग रेसिडेंसी, फ्लैट नंबर सो एंड सो, ठीक है, सीटीएस नंबर 99। दूसरा इंडेक्स 2 बताता हूं सर, दूसरा इंडेक्स 2, ठीक है, 10 क्रमांक 3608/2016। कंटेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा देख लीजिएगा, आप ही डिसाइड कीजिएगा। खरीदी खत मुबदला 7,40,000 और बाजार भाव उसका 8,48,000। इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है। मेमरान, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने जो हेयरिंग की है इसके अंदर सेक्शन 52 अट्रैक्ट हो रहा है, कंटेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट अट्रैक्ट हो रहा है, बाद में 420 अट्रैक्ट हो रहा है, फौजरी अट्रैक्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है। आप लोगों ने अगर इसके ऊपर कंसिडर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो प्लीज़ ये पॉइंट को कंसिडर कीजिएगा, ऐसा मैं अपील करता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने हायरिंग करके क्लोज फॉर ऑर्डर रखा है, तो अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मदद कीजिएगा, ठीक है साथियों। वैसे मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी वक़फ़ की जो है इलीगली इंक्रोच की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। एग्जांपल, एक बीड जिले के अंदर केश का करके एक तालुका है जिसकी जुम्मा मस्जिद की प्रॉपर्टी एसटी स्टैंड डेपो और तुम्हारा एसटी स्टैंड के लिए इंक्रोच की गई है। नेक्स्ट में उसकी बात करेंगे। महाराष्ट्र में और एक ऐसी वैल्यूएबल प्राइम लोकेशन पर जगह है, अभी लोकेशन मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है, उस जगह का इस्तेमाल इलीगली जो किया गया है वो आयुर्वेदिक मेडिकल के लिए किया गया है, पुलिस स्टेशन के लिए किया गया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, इलीगली, सब इलीगली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, उठाओ कलम, उठाओ, अपनी ताकत को पहचानो। जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई आपको मदद करने के लिए तैयार है। मैं यकीन से कहता हूँ दोस्तों कि मैं जो इस बात पर आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों के अंदर जो तब्दीली आ रही है, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मेरा वीडियो में देखता हूँ, जब मैं वीडियो लोड करता हूँ तो 200-200, 300-300 लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, रिकॉर्ड्स भेज रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है औरंगाबाद के अंदर पंचक्की में जो लोगों की ना विजिटें बढ़ गई है, तो इससे लग रहा है कि यस, कुछ अच्छा मैसेज जा रहा है। आप लोग चाहते हैं कि मेरे वीडियो के अंदर कुछ मुझे चेंजेस करना है, वेलकम है, आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि शाम को 4-5 बजे के बाद फ़ोन करना। उसके पहले के पीरियड में मैं थोड़ा सा अपने रोजी रोटी के मशरूफ़ रहता हूँ, तो प्लीज़ इतना एक थोड़ा सा बेयर करना दोस्तों, माफ़ करना अगर उस पीरियड में अगर आपने फ़ोन किया और मैंने नहीं उठाया रहेगा तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आपको मैं बता दूँ मेरा पिछला परफॉर्मेंस क्या है। चिंचपुर के अंदर जो गैबन शाह साहब मस्जिद ट्रस्ट थी, उसके 150 एकड़ की थी, एफआईआर हो गई है, लेकिन वक्फ बोर्ड अभी भी सोया हुआ है। उसको उन्होंने अभी तक भी वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर कोई सूट फाइल नहीं किया है। सैयद आरिफ फाइल कर रहा है दोस्तों। मैं आपको सूट फाइल करने के बाद में दिखा दूंगा कि सैयद आरिफ ने सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पोजीशन डाल दिया है। मैं आपको बता दूंगा 150 एकड़ है साहब, वो चिंचपुर की जो मैंने आपको बताई थी, एफआईआर करवाया था, ठीक है। उसके बाद में शहनशाह वली दरगाह है, बीड जिले की हमारी है, तकरीबन 800 एकड़ ज़मीन है। नो सूट हैज़ बीन येट फाइल्ड बाय बोर्ड। कोई बात नहीं, सोने दो उनको, सोने दो। सैयद आरिफ फाइल करेगा सूट। मैंने मेरे कंसल्टेंट को, एडवोकेट को दे दिया डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ अंडर कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन, वेरी सुन मैं आपको बता दूंगा। बाद में सारंगपुरा मस्जिद का जो 25 एकड़ का भी लेटेस्ट एफआईआर हुआ है, उसका भी मैं सूट फाइल करने के लिए जा रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में जो मैंने आपको पीरेची दरगाह बताया था, उसका भी सूट मैं डाल देता हूँ। हजरत दोस्तों, आप लोग मुझे मतलब इसी तरह से मदद करते रहिएगा। मुझे आप लोगों का सिर्फ मोरल सपोर्ट चाहिए। फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह सैयद आरिफ काफ़ी कॉम्पिटेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से मैं मतलब कि इतना कैपेबल हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं सब कर सकता हूँ। मोहम्मद अली रोगे का जो केस था, मैंने आपसे डिस्कस किया था, हाई कोर्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला पिटीशन फाइल कर दूंगा, दिखा दूंगा। SBU का मैंने कर दिया है, कर दूंगा मैं। कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास में भी आए हैं साहब। हमारे न्यू बॉम्बे के अंदर उरन करके एरिया है, ये वक़फ़ के जो बोर्ड, वक़फ़ ट्रस्ट के जो मुतवल्लीज़ है ना भैया, लैंड बेचने के बाद में बंगलो स्कीम बन रही है। फिक्र मत करो, सैयद आरिफ आपको दिखा रहा है, ठीक है, वो दिखाएगा।
पनवल के अंदर एक दरगाह है, उसकी ज़मीन को भी ऐसी विल्हेवाट हो गई है। गुस्सा इसीलिए आता है, इसीलिए गुस्सा आता है कि देने वाले ने अल्लाह के नाम पर हम बेनिफिशियरीज को फ़ायदा पहुँचे इसलिए दिया है, और आप लोग बेच के मस्त ऐश कर रहे हो। नमाज जब पढ़ते हैं आप तो फिर नमाज के अंदर आयत लजीज नहीं समझ में आ रहा है आपको। पुणे के अंदर एक टरस की ज़मीन बिल्डर को बेचने के लिए निकाली गई है, अभी तक बिकी नहीं, निकाली गई है। मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। कुछ प्रॉपर्टी मुंबई के अंदर है, कुछ प्रॉपर्टीज़ औरंगाबाद की कुछ डिटेल मेरे पास में है दोस्तों। इन सब को मैं ले रहा हूँ और इन सब को मतलब कि एक्सपोज करने की कोशिश करूँगा। मेरा देखो ये एक्सपोज करके किसी को बदनाम करने का, किसी की इंसल्ट करने का, किसी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है दोस्तों। हक लिल्लाह, अल्लाह गवाह है। मेरा भी थोड़ा सा पास्ट ठीक नहीं था जो भी था, लेकिन अल्लाह ताला से मैंने तौबा कर ली है, अपने गुनाह की माफ़ी मांग ली है और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तौबा को कबूल करे और मुझे नेक तौफीक दे। साथियों, आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपना थोड़ा सा वक्त निकालो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त निकालो, लिखना सीखो, लिखो। जुम्मा की नमाज़ में आप जब जाते हैं तो चंदा देते हैं मस्जिद के लिए, ऐलान होता है कि भाई मस्जिद के एहतराम लोग, बड़े लोग आ रहे हैं, उनको कुछ पैसा दीजिए मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए। यस, हमको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली उसी मस्जिद के मुतवली से आपको हिसाब मांगने का भी अधिकार है। आप क्यों नहीं पूछ रहे हो? मेरे नॉलेज के मुताबिक महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 25,000 वक़फ़ इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है, लेकिन मुतवली का जब इलेक्शन होता है ना वक़फ़ बोर्ड के अंदर, 100-150 लोगों का मतलब के नाम आता है। क्यों? क्योंकि वही लोग है ना ऑडिट बैलेंस शीट फाइल करते हैं, वक़फ़ फंड रेगुलर भरते हैं, बाकी कोई नहीं भरता है। इसका मतलब क्या है? तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? यू आर आंसरेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप उस बात को समझते क्यों नहीं हो? अगर कोई ट्रस्टी समझ रहा है कि वो मालिक है, मुतवली समझ रहा है कि वो मालिक है, तो उसको बता देना कि भैया तू मालिक नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, तू सिर्फ केयर टेकर है, केयर टेकर। उसको डेफिनेशन पढ़ाना। वक़फ़ एक्ट के अंदर मुतवली को किधर भी अधिकार नहीं दिए गए, उनको ड्यूटीज़ दी गई है, ड्यूटीज़। तो वो इतना ऐड से चलते हैं ना, तो उनको बोलो नीचे आ जाओ। जिस तरह से आप जुम्मा के दिन पैसा डालते हो ना, अगर आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको थोड़ा सा तकीद हो रही, लिख के डालो ना। एक बार डालो, 2 बार डालो, कंसर्न पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दोगे मुतवली से हम हिसाब मांग रहे हैं, मुतवली हमको हिसाब देने को राजी नहीं है, देना पड़ेगा उनको। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ये सब काम करें, और इतना बोल के आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ दोस्तों। मुझसे अगर कुछ भूल चुकी हुई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा एक ही उम्मीद है, रिवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इतना बोल के मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप अपना, अपने फैमिली का ख्याल रखें, आप अपने लिए, मेरे लिए दुआ करें। फ़ी अमानिल्लाह। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।